हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो जैसे कि आप सभी को पता है, आपकी अकाउंटेंसी की रिवीजन क्लास चल रही है, तो उन्हीं रिवीजन क्लास को आगे बरकरार करते हुए आज आपकी क्लास नंबर 29 है। आप सभी को बता दूं, दैट विल बी योर लास्ट क्लास। जी हाँ, आप सभी ने सही सुना कि आपकी लास्ट क्लास होगी। जिस दिन का आपको बेसब्री से इंतजार था, वो आज आपका अकाउंटेंसी कंप्लीट होने जा रहा है। मैं आपको बता दूं, हमने प्रॉपर्ली इसे रिवाइज कर लिया विद इन 29 लेक्चर्स अलॉन्ग विद द एमसीक्यू। होप सो आप सभी को सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अभी भी कोई शंका है, आपको आने वाले दिनों में कुछ प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, उसमें हम दूर करने की कोशिश करेंगे। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। आप सभी को पता है ये हमारा लास्ट टॉपिक चल रहा है, दैट इज टैक्सेशन। सबसे पहले हमने टैक्सेशन की इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ी थी। नेक्स्ट हमने बात की थी डायरेक्ट टैक्सेशन की, जिसमें हमने इनकम टैक्स के बारे में पढ़ा। प्रॉपर्ली मैंने उसमें बताया था हाउ इनकम टैक्स स्लैब्स वर्क। फिर उसके बाद इनकम टैक्स के बाद हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, दैट इज योर जीएसटी। अब जीएसटी को आगे बरकरार करते हुए आपकी इनडायरेक्ट टैक्स को हम पढ़ेंगे, दैट इज अदर मिसलेनियस टैक्सेस। तो आप सभी को याद होगा लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी टाइप्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, दैट इज योर जीएसटी, कस्टम ड्यूटी, मिसलेनियस टैक्सेस में हमने इसमें तीन में बांटा था। आप सभी को बता दूं, जीएसटी आप सभी के लिए फायदेमंद रहा कि जो जीएसटी था उसने बाकी सबको वो निगल गया। अगर जीएसटी बाकी सबको नहीं निगलता तो आप सभी को बाकी सबके बारे में पढ़ना था, लेकिन अब ऐसी कोई बात नहीं है। तो आप सभी को बता दूं, जीएसटी हमने कल लेक्चर में कवर अप कर लिया था। तो हम कस्टम ड्यूटी के बारे में पढ़ते हैं। क्या है कस्टम ड्यूटी? तो कस्टम ड्यूटी आप सभी को बता दूं, आप सभी सोचते होंगे कि हाँ सर, कस्टम ड्यूटी इज दैट ड्यूटी दैट इज इम्पोज्ड ऑन द इंपोर्ट ऑफ प्रोडक्ट्स। जी हां, आप सही सोचते हैं। जो आपका कस्टम ड्यूटी है ये इंपोर्ट पे ही लगता है, लेकिन बड़ी बार आप सभी से ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपोर्ट के साथ साथ ये एक्सपोर्ट पे भी लगता है। तो ध्यान रखना, ये इंपोर्ट ड्यूटी भी होता है और एक्सपोर्ट ड्यूटी भी होता है। इंपोर्ट इज योर परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज, और जो आपका एक्सपोर्ट ड्यूटी है वो क्या हो गया, जब आप बाहर सामान बेच रहे हो। ठीक है, तो नीचे आप देख सकते हो क्या लिखा है, कस्टम ड्यूटी इज अ टाइप ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स दैट इज लाइव्ड ऑन ऑल द गुड्स दैट आर इम्पोज्ड टू द कंट्री एज वेल एज सम गुड्स एक्सपोर्टेड फ्रॉम द कंट्री। द ड्यूटी लाइव्ड ऑन द फार्मर इज रेफर्ड टू एज इम्प्योर ड्यूटी। तो जैसे फॉर्मर मतलब कि जो पहले इधर लिखा गया, पहले क्या लिखा गया, इंपोर्टेड टू द कंट्री, तो उसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी। और जो बाद में लिखा गया है, इट इज नोन एज द एक्सपोर्ट ड्यूटी। टू सिंप्लीफाइड इट, एनी टैरिफ दैट इज इंट्रोड्यूस्ड ऑन गुड्स अक्रॉस नेशनल बॉर्डर्स। मतलब कि फॉर एग्जांपल ये हमारा प्यारा भारत देश है, ठीक है, मैंने लोअर पार्ट उसका बनाया। तो उधर आप देख सकते हो, उधर बॉर्डर में पोर्ट्स इधर होते हैं ना, पोर्ट्स में आपके इधर सामान आदान प्रदान होता है। तो उधर से जब भी कोई दूसरे देश से या बॉर्डर पार से हमारे देश के बाहर से कोई सामान आएगा, तो उस टाइम पे लगेगा इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ड्यूटी। अब क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ड्यूटी मतलब कि कस्टम ड्यूटी को संभालने वाला, ऑपरेट करने वाला कौन सा एक्ट है? ठीक है, तो ध्यान से सुनना, दैट इट कम्स अंडर द एक्ट 1962। अभी भी कहानी इधर खत्म नहीं, ध्यान से सुनना। आपने पढ़ा होगा अभी तक, आप किसी भी चीज के बारे में पढ़ते हो तो उधर एक ही एक्ट बताया होता है कि हाँ, फॉर एग्जाम्पल पार्टनरशिप एक्ट की बात करें, 1932 ऑपरेट करता है। ठीक है, जैसे बाकी भी हमने बात की थी, तो सभी के एक एक एक्ट ही होते थे, लेकिन इधर इसकी ये कहानी खत्म नहीं होती। तो ध्यान से सुनना, क्या है ये, दैट कस्टम ड्यूटी इन द कंट्री फॉल्स अंडर द कस्टम एक्ट 1962 एंड कस्टम टैरिफ एक्ट 1975। ध्यान से देखना, हुआ क्या, देखो आप सभी को पता है हमारे इधर तीन लिस्ट है। ठीक है, तीन लिस्ट है ना हमारे एक्ट के अंदर, दैट इज योर यूनियन लिस्ट, सेकेंड वन इज योर स्टेट लिस्ट एंड द लास्ट वन इज योर कॉन्करेंस लिस्ट। अब यूनियन लिस्ट विच इज ऑल्सो नोन एज द सेंट्रल लिस्ट, उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर एंट्री नंबर 83 है। उसके अंदर क्या है सर, एंट्री नंबर 83। एंट्री नंबर 83 कहता है दैट देयर आर टू क्लॉजेस या टू एक्ट आप कह सकते हो जो संभालेंगे कस्टम ड्यूटी को। फर्स्ट वन इज योर कस्टम ड्यूटी एक्ट 1962 एंड द अनदर वन इज योर कस्टम टैरिफ एक्ट 1975। अब क्या था इसमें, आप सभी को बता दूं, जो कस्टम ड्यूटी एक्ट 1962 है ये सिंपली से ऑपरेट करता है, और जो कस्टम टैरिफ एक्ट 1975 है इसमें आपको इसके रेट्स पता चलेंगे। आपको इसमें बताया जाएगा कि इस प्रोडक्ट पे कितना रेट लगेगा। अगर आपका प्रोडक्ट वॉचेस है, अगर आप बाहर से वॉचेस मंगवा रहे हो तो क्या रेट लगेगा, अगर आप क्रैकर्स मंगा रहे हो तो क्या आपको इसके ऊपर टैरिफ देना पड़ेगा। तो टैरिफ एक्ट में सिंपली आपके रेट्स हैं, आपको देखो मैंने साफ तौर पे लिखा भी हुआ है, दैट इट प्रोवाइड्स द रेट एट विच द एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ड्यूटी आर टू बी चार्ज।
और कस्टम ड्यूटी इन द कंट्री फॉल्स अंडर द कस्टम एक्ट 1962। मतलब ये दोनों के दोनों आपने इंपॉर्टेंट एक्ट याद रखने हैं, ये 1962 एंड 75। इट इज ओनली इम्पोज्ड ऑन द गुड्स नॉट ऑन सर्विसेज। ये जो आपका है, ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ गुड्स पे ही इंपोज किया जाता है, सर्विसेज पे नहीं होता। सर्विस के याद रखना, अगर आप बाहर कोई सर्विस दे रहे हो, अगर हमारे फॉर एग्जांपल कोई डॉक्टर की फैसिलिटी हमने बाहर दी है, ठीक है, तो वो उसके ऊपर हमारी कस्टम ड्यूटी नहीं लगती, ठीक है, या हमने फॉरेन से कोई डॉक्टर मंगवाया तो उसके ऊपर कोई कस्टम ड्यूटी नहीं लगती। ये सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट पे लगती है, किसी चीज पे लगती है। अब ध्यान से सुनना, कस्टम टैरिफ एक्ट भी जो है, ठीक है, उसमें भी हमारे दो शेड्यूल आते हैं, शेड्यूल 1 एंड शेड्यूल 2। शेड्यूल 1 में याद रखना इट इज रिलेटेड टू योर इंपोर्ट एंड शेड्यूल 2 इज रिलेटेड टू योर एक्सपोर्ट। देखो इतना वैसे डीपली एग्जामिनर पूछेगा नहीं, लेकिन मेरे एंड से मैं आपको सारी इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, क्या पता एग्जामिनर का दिमाग थोड़ा घूम जाए और वो आपसे पूछ ले। तो फिर से मैं एक बार दोहरा रहा हूं कि टैरिफ एक्ट में दो शेड्यूल्स हैं, शेड्यूल 1 इज रिलेटेड टू योर इंपोर्ट्स एंड शेड्यूल 2 इज रिलेटेड टू योर एक्सपोर्ट, ठीक है, तो ये चीज आपने याद रखनी है। आगे बात कर टाइप्स ऑफ कस्टम ड्यूटी, ठीक है। अब ये 5 नाम है जिनके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा बता देता हूं, इनका आइडिया होना चाहिए आपके पास कि हाँ बीसीडी क्या है, सीवीडी क्या है, स्पेशल सीवीडी क्या है, प्रोटेक्टिव ड्यूटी क्या है, एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या है। बीसीडी जैसे नाम बता रहा है बेसिक, तो ये जो बीसीडी है ये वो ड्यूटी है, वो कस्टम ड्यूटी है जो सभी के सभी प्रोडक्ट्स पे लगती है, तभी इसको नाम क्या दिया गया, बीसीडी। तभी इसको नाम क्या दिया, बीसीडी, मतलब कि बेसिक कस्टम ड्यूटी। सेकेंड वन इज कॉन्ट्रवेलिंग ड्यूटी, जिसे हम सीवीडी भी बोलते हैं। ध्यान से सुनना, सीवीडी क्या है, होता क्या है, आप सभी को पता है। हमारे इधर पहले क्या होता था, जब इधर प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है, मैन्युफैक्चर होता है, तो उसके ऊपर एक ड्यूटी लगती है, दैट इज योर एक्साइज ड्यूटी। जब भी मैन्युफैक्चर करो कोई प्रोडक्ट तो उसके ऊपर लगती है एक्साइज ड्यूटी, तो वो उन्हीं प्रोडक्ट पे लगती है जो इंडिया में बने हो। तो इससे क्या हुआ, इंडिया के प्रोडक्ट महंगे थे एज कंपेयर टू द अदर प्रोडक्ट्स। जो फॉरेन से इंपोर्ट होके प्रोडक्ट आ रहे थे तो वो प्रोडक्ट थोड़े सस्ते थे। अब सभी लोग, सभी कंज्यूमर सस्ता ही प्रोडक्ट लेने लगे, उन्हें सस्ते में ही सारी चीज। कंज्यूमर क्या चाहता है, लो कॉस्ट में उन्हें बेस्ट प्रोडक्ट मिल जाए। हमारी जो इंडियन प्रोडक्ट से, इंडियन कंपनीज के प्रोडक्ट थे, उनके ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगती थी तो वो महंगे थे। तो गवर्नमेंट ने सोचा क्यों ना हम इनके ऊपर भी एक्साइज ड्यूटी ले आए। तो एक्साइज ड्यूटी अब डबलिंग हो जानी थी, नाम सेम दे नहीं सकते थे, तो उन्होंने उसको क्या नाम दे दिया, सीवीडी। तो याद रखना सीवीडी एक्साइज ड्यूटी के लिए बना कि हां जनाब, आप अगर इधर आ रहे हो तो आप इधर प्रोडक्ट ला रहे हो तो आपके ऊपर सीवीडी लगेगा। थर्ड वन इज योर एडिशनल कस्टम ड्यूटी और स्पेशल सीवीडी। अब आपको पता है एक्साइज ड्यूटी तो लगता है जी सर, एक्साइज ड्यूटी के बाद सर एक को चीज लगती है वैट। तो वैट क्या, जो जीएसटी आ गया तो वो भी अब लगना था। तो उस वैट के पर्पस के लिए एक और उन्होंने सीवीडी निकाल दिया, जिसे नाम दे दिया स्पेशल सीवीडी या एडिशनल कस्टम ड्यूटी। क्योंकि हमने प्रोत्साहित करना है किसको, सर जो हमारे नेशन वाइड प्रोडक्ट है, जो हमारे इंडिया में बनते हैं, इंडियन प्रोडक्ट्स को हमें प्रोत्साहित करना है, ठीक है, मेड इन इंडिया को ज्यादा प्रोत्साहित करना है ताकि उनका कॉस्ट ज्यादा ना पड़े एज कम्पेयर टू द अदर्स। तो हमने बाकी जो फॉरेन प्रोडक्ट्स आ रहे हैं उनके ऊपर एडिशनल कस्टम ड्यूटी लगा देते हैं। थर्ड वन इज योर प्रोटेक्टिव ड्यूटी, ठीक है, ये इंडिया ये तब इंपोज की जाती है जब वो प्रोटेक्टिवली खेलना चाहते हैं, संभल के खेलना चाहते हैं, ठीक है, तो उस टाइम पे ये प्रोटेक्टिंग ड्यूटी लगती है। एंड द लास्ट वन इज एंटी डंपिंग ड्यूटी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या होता है, आप सभी को पता है, हर एक बिजनेस अगर कोई फ्लरिश करना चाहता है अपने आप को, वो क्या करता है, सस्ते से सस्ता सामान बेचता है। आप जियो का बात ले लो, उसने क्या किया, सभी को पहले फ्री का सबको रिचार्ज बेचा, अब पैसे कमाने बैठ गए, 700 700 800 800 के तो उसके रिचार्ज है। तो वही स्कीम पहले की जाती थी, चाइनीज कंपनी यही करती थी, वो अपना सामान डंप के माल पे बेचते थे, डंप रेट पे, मतलब कबाड़ के वैल्यू पे बेचते थे। तो गवर्नमेंट ने तो समझ लिया स्कीम कि पहले आप इधर मार्केट बनाओ, लोगों को यूज टू करो, जब यूज टू कर दो तो उसके बाद पैसा वसूल लो। तो इस चीज के लिए उन्होंने एक ड्यूटी बना दी, जनाब चाहे आप रेट कम कर लो, हम आपके ऊपर लगा देंगे एंटी डंपिंग ड्यूटी। हम आपके ऊपर क्या लगा देंगे, एंटी डंपिंग ड्यूटी। तो यही था कुछ इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए, ये कस्टम ड्यूटी के रिलेटेड। तो कस्टम ड्यूटी की होप्स आपको पता चल गए होंगे क्या क्या इसकी टाइप्स है, तो ये इसकी डिफरेंट टाइप्स है। तो आगे हम बात करते हैं एक्साइज ड्यूटी की। देखो एक्साइज ड्यूटी भी एक्चुअल में पूरी की पूरी खत्म है, एक्साइज ड्यूटी भी एक्चुअल में क्या है, पूरी की पूरी खत्म है।
अब जैसे मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, एक्साइज ड्यूटी लगता है मैन्युफैक्चर के टाइम पे, लेकिन अब इसकी जगह भी क्या लगने लगा, जीएसटी। जीएसटी भी हम मैन्युफैक्चर के टाइम पे लगने लगा, तो मैक्सिमम चीज पे जीएसटी लगता है, लेकिन कुछ 2% आप कह सकते हो अभी कुछ प्रोडक्ट्स पे अभी भी आपका एक्साइज ड्यूटी लगता है, जो अभी तक जीएसटी के दायरे में नहीं है। मैंने कल ही आपको कल के लेक्चर में बताया था ऐसे कौन से प्रोडक्ट्स है, जैसे आपके पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो गए, ठीक है, आपके अल्कोहल हो गए, ये जो प्रोडक्ट है जीएसटी के दायरे में नहीं है। जब उनके दायरे में ये नहीं है तो उनके ऊपर क्या लगेगा, उनके ऊपर लगेगा सर एक्साइज ड्यूटी। तो एक्साइज ड्यूटी आपने याद रखनी है, ये कब लगता है, मैन्युफैक्चर के टाइम पे, ये आपसे पूछा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। नोट दैट जीएसटी हैज नाउ सबस्यूम्ड द नंबर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्लूडिंग एक्साइज ड्यूटी। आगे बात करते हैं हु इज लाइबल टू पे एक्साइज ड्यूटी। तो एक्साइज ड्यूटी देने के लिए कौन लाइबल है, तो द पर्सन एंटिटी दैट मैन्युफैक्चर द गुड्स, अभी मैंने बता दिया। दूसरा, जिसने लेबर को हायर किया है तो वो भी पे करेंगे। तीसरा, वो पर्सन जो बाकी दूसरे और किसी से मैन्युफैक्चर कर रहा है लेकिन पैसे वही खर्च रहा है, तो वो भी एक्साइज ड्यूटी पे करेगा। ये 3 केस मैंने आपको बता दी कौन कौन एक्साइज ड्यूटी पे करेगा, लेकिन अब ये कुछ ही अमाउंट तक वैलिड रहे। आगे बात करते हैं स्टैंप ड्यूटी। ठीक है, स्टैंप ड्यूटी क्या है, आप सभी को पता है कि आप जब कोई लीगल डॉक्यूमेंट एफिडेविट में आ जाते हो, ऊपर एक 10 रुपए 2 रुपए ऐसे इस तरह का एक स्टैंप पेपर होता है। ठीक है, तो दैट इज योर स्टैंप ड्यूटी। तो वही है दैट इट लाइव्ड ऑन द ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल, तो ये अभी तक खत्म नहीं हुआ, ये जीएसटी के दायरे में नहीं आया, स्टैंप पेपर लिया जाता है। इमूवेबल प्रॉपर्टी लोकेटेड विद इन द स्टेट, ठीक है, चार्ज बाय द स्टेट गवर्नमेंट एंड मे वेरी इन रेट्स। ठीक है, ये स्टेट गवर्नमेंट चार्ज करती है और ये टाइम टू टाइम इसका जो रेट है वेरी करता है। ठीक है, टाइम टू टाइम फॉर एग्जांपल आप कह सकते हो किसी स्टेट में अलग भी होगा और किसी स्टेट में अलग भी होगा। महाराष्ट्र में कहता अलग हो, दिल्ली में अलग हो, पंजाब में अलग हो, गुजरात में अलग हो, तो ये डिफरेंट डिफरेंट इसके रेट रहते हैं स्टेट टू स्टेट। ऑल्सो एप्लीकेबल ऑन ऑल लीगल डॉक्यूमेंट्स, जैसे मैं आपको बता चुका हूं। नेक्स्ट टैक्स इज योर सर्विस टैक्स इन इंडिया इन द एंटरटेनमेंट टैक्स। तो सर्विस टैक्स भी आप सभी बता दो, ये पूरा का पूरा खत्म हो चुका है सर्विस टैक्स। जैसे कि जीएसटी की फुल फॉर्म आप सभी को होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, उसकी फुल फॉर्म क्या है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो उसमें ही आपका सर्विस टैक्स आ जाता है। तो जितनी भी आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हो तो उसके ऊपर ये सर्विस टैक्स लगता था पहले, लेकिन अब जीएसटी ही लगता है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं दैट विल बी आर एंटरटेनमेंट टैक्स। ठीक है, दैट विल बी आर एंटरटेनमेंट टैक्स। तो ये आपकी डिफरेंट डिफरेंट एंटरटेनमेंट एक्टिविटीज, आप सभी को पता है आजकल ये ट्रेंड चल रहा है, अम्यूजमेंट पार्क्स का चल रहा है, आपकी वीडियो गेम्स का चल रहा है, स्पोर्ट एक्टिविटीज का चल रहा है। ठीक है, तो उनके ऊपर जो टैक्स लगेगा दैट विल बी नोन एज द एंटरटेनमेंट टैक्स, दैट विल बी नोन एज द एंटरटेनमेंट। तो देख सकते हो यही आपका टैक्सेशन के बारे में था। अब हम एमसीक्यू ऑन टैक्सेशन करते हैं, अभी आपके 20 हम एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। तो आने वाले लेक्चर्स में मैं कोशिश करूंगा, कोशिश क्या जरूर लेके आऊंगा आपके लिए 4-5 प्रैक्टिस सेट तो मिनिमम मैं आपके लिए लेके आऊंगा बिफोर द एग्जाम। एग्जाम से पहले आपके मिनिमम मैं 5 प्रैक्टिस सेट आपके लिए अकाउंटेंसी के आपके साथ डिस्कस करते रहूंगा, और साथ में रेगुलरली हमारे जो जीके की सेट क्लासेस चलती रहेंगी। जैसे हमने अकाउंटेंसी की चाहिए वैसे अब आपकी जीके की आगे चलेगी, आपको प्रॉपर्ली उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दिए जाएंगे ताकि वो आपको एग्जाम तक बहुत मदद करेंगे। तो जो भी इस चैनल पर नए हैं मैं उन सबसे अनुरोध करता हूं, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आगे बड़ा मजा आने वाला है। आप सबके साथ अभी बड़ी नई चीजें सिखाने का समय आ गया। तो आगे बात करते हैं टैक्सेशन के एमसीक्यू। देखो मैं एक बार फिर से बता रहा हूं, जो आपका टैक्सेशन टॉपिक है, नो डाउट इट इज ए कॉम्प्लिकेटेड लॉन्ग टॉपिक मैं कहूंगा, लेकिन इसमें मैं आपको गारंटी देता हूं, आप अगर इसको आप लग रहा है आपको कि ये कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत बड़ा है, तो आप डायरेक्ट टैक्स पे ज्यादा फोकस कर लो। ठीक है, एक गैम्बल हमें खेलना पड़ेगा। तो मैं आप सभी को वही सजेशन दूंगा, डायरेक्ट टैक्स तो आपको अच्छी तरह आना चाहिए। डायरेक्ट टैक्स के ऊपर एमसीक्यू आने के सबसे ज्यादा चांसेस रहेंगे, बाकी इनडायरेक्ट में भी अगर बात करें तो जीएसटी के ऊपर आने के चांसेस रहेंगे। तो इन दोनों के तो ऊपर आप ज्यादा फोकस कर सकते हो। अब आगे हम बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए इनडायरेक्ट टैक्स। नीचे आपको ऑप्शन दिए गए हैं, आपने बताना है इसमें से कौन सा इनडायरेक्ट टैक्स है। मतलब कि सर 2 तरह के टैक्स होते हैं हमारे, एक डायरेक्ट होता है एक इनडायरेक्ट होता है। डायरेक्ट वो है जिसका हम बर्डन आगे ट्रांसफर नहीं कर सकते, लेकिन इनडायरेक्ट का बर्डन हम आगे ट्रांसफर कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो इनकम टैक्स इज योर डायरेक्ट, वेल्थ टैक्स इज योर डायरेक्ट, कॉर्पोरेशन टैक्स इज योर डायरेक्ट, एंड द लास्ट वन दैट इज योर सेल्स टैक्स, इट इज योर इनडायरेक्ट। तो फर्स्ट का आंसर क्या रहेगा हमारा, डी ऑप्शन। आगे बात करते हैं आपने क्वेश्चन नंबर 2 की, इफ टाटा कंपनी इंपोर्ट्स ए प्रोडक्ट फ्रॉम अब्रॉड देन विच टैक्स विल बी लाइव्ड ऑन इट। अभी हमने किया कि जब हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ड्यूटी के लिए कौन सा टैक्स लगाते हैं, सर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ड्यूटी के लिए हम टैक्स लगाते हैं, दैट इज योर कस्टम ड्यूटी। तो सेकंड का आंसर क्या रहेगा, बी ऑप्शन। थर्ड क्वेश्चन,
विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्स इज इम्पोज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट बट द स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट्स इट। तो ऐसा कौन सा टैक्स है जो सेंट्रल गवर्नमेंट इंपोज करती है लेकिन स्टेट गवर्नमेंट उनके बदले में कलेक्ट करती है? तो डैट विल बी, आपने याद रखना है, स्टैंप ड्यूटी। स्टैंप ड्यूटी जो है वो स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करती है लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट इंपोज करती है। What of the following taxes is applicable in the case of supply of goods from the Gujarat to Assam? देखो बॉर्डर पार जा रहा है, मतलब इंडिया का ही बॉर्डर लगा लो, गुजरात के बॉर्डर से कौन से दूसरे बॉर्डर, कौन सा, असम के बॉर्डर में जा रहा है, तो उसके कारण कौन सा टैक्स लगेगा ताकि इनमें लड़ाई ना हो, तो उसके लिए एक एजेंट बनाया गया। सो दैट इज इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, IGST से हम बोलते हैं। तो फोर्थ का आंसर क्या रहेगा? डी ऑप्शन। फिफ्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस हैव बीन सब्ज्यूम्ड इन GST? तो GST में कौन सा टैक्स सब्ज्यूम्ड कर लिया है? तो ये सभी के सभी GST ने सब्ज्यूम्ड कर लिए हैं, बड़ा भूखा है हम कहेंगे। आगे बात करते हैं, GST वॉज इंप्लीमेंटेड इन इंडिया। तो इंडिया में GST कब इंप्लीमेंट किया गया था? तो आप सभी को पता होगा, डेट आफ्टर 6 months, दैट इज योर 1 जुलाई 2017। 6 महीने मतलब आधा साल खत्म होने के बाद 1 जुलाई को ये जो था इंप्लीमेंट कर दिया गया था। अब आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे इंप्लीमेंट तो 1 जुलाई को हुआ था लेकिन पार्लियामेंट में कब पास हुआ था? ठीक है, तो वो आपने बताना है कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट वन, I in IGST स्टैंड फॉर। तो वो आप सभी को पता है, I इज फॉर, सॉरी, इंट्रानी इंटीग्रेटेड। इसका आंसर बी ऑप्शन रहेगा। 7th का क्या आंसर रहेगा? बी ऑप्शन। 8th क्वेश्चन, द चेयरमैन ऑफ GST काउंसिल। अभी आप सभी को पता है चेयरमैन ऑफ GST काउंसिल कौन रहते हैं? द फाइनेंस मिनिस्टर, दैट इज योर निर्मला सीतारमण। तो इसका आंसर क्या रहेगा? 8th का आंसर सी ऑप्शन। 9th क्वेश्चन, टैक्स रेट ऑन गुड्स अंडर GST आर डिटरमाइंड बाय। तो GST के ऊपर क्या टैक्स रहेगा, मतलब कौन से प्रोडक्ट पे कितना लगेगा, कौन से प्रोडक्ट पे 5% लगेगा, कौन से प्रोडक्ट पे 12% लगेगा, कौन से प्रोडक्ट पे 18 लगेगा, तो वो कौन डिसाइड करेगा? दैट विल बी योर GST काउंसिल। तो 9th का आंसर क्या रहेगा? सी ऑप्शन। 10th क्वेश्चन, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट इज एप्लीकेबल टू। मतलब कि IGST किसके ऊपर एप्लीकेबल है? तो आप सभी को पता है, मैंने आपको बताया था पहले, आपका 1 जुलाई को स्टार्ट हो गया था होल इंडिया में एक्सेप्ट JNK। फिर 8 जो जुलाई था उस टाइम पे JNK ने भी इसे एक्सेप्ट कर लिया था। तो 10th का आंसर क्या रहेगा? दैट इट इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया, पूरे इंडिया में ये एप्लीकेबल है, सी ऑप्शन। 11th क्वेश्चन, द रेट ऑफ IGST। तो IGST का रेट क्या है? तो रेट ऑफ IGST हमारा क्या है? दैट इट इज द CGST, ठीक है, प्लस द SGST। जो CGST का रेट रहता है उनमें प्लस करेंगे SGST, ठीक है, CGST में हम SGST प्लस करेंगे। तो 11th का आंसर क्या रहेगा? सी ऑप्शन। 12th क्वेश्चन, IGST कलेक्टेड बिलोंग टू। जो हम IGST कलेक्ट करते हैं वो किसके पास जाता है? द सेंट्रल एंड द स्टेट टू विच सप्लाई अकर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? डी ऑप्शन। IGST collected belong to the state and the center to which supply occur. 13th question, the Constitution Amendment Act 2016 for GST was, ठीक है, Constitution Amendment Act 2016 जो था वो कौन सा एक्ट नंबर था? वो एक्ट नंबर था 101। अब ध्यान से सुनना, एक और नंबर आपने याद रखना, दैट इज 122। इट वाज द बिल नंबर। अगर बिल नंबर की बात करें 122, आप सभी को बता दूं अभी तक पास नहीं हुआ था, तो टोटल 122 नंबर पे GST को रखा गया था, लेकिन जैसे जैसे पास होते रहा तो GST का नंबर हो गया था 101। मतलब कि इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट 21 बिल्स इनके भीतर में ऐसे थे कि जो पास नहीं हो पाए। तो याद रखना है GST का नंबर कौन सा था? बिल नंबर था 122 और 101 था जब वो पास हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंसिडेंस ऑफ टैक्स ऑन टैक्स इज कॉल्ड, दैट इज नोन एज द टैक्स कैस्केडिंग। द टैक्स विच वॉज नॉट मर्ज इन टू द GST, वो टैक्स जो GST में मर्ज नहीं हो पाया, ठीक है, आप सभी को अभी हमने पढ़ा। तो 15th का आंसर क्या रहेगा? द कस्टम ड्यूटी। 16th क्वेश्चन, GST रेट एप्लीकेबल। अब आप सभी को पता होंगे GST की रेट 5%, 12%, 18% एंड 28%। तो हाईएस्ट रेट इसमें कौन सा है सर? 28% है। 100% तो टैक्स देने बैठ के तो कहां जाएगी हमारी अमाउंट? 17 पर्सन इंक्लूड्स। अब हमने पढ़ा था डेट अंडर द GST आपके जो पर्सन को कैसे, इनकम टैक्स एक्ट में पर्सन को कैसे डिफाइन किया गया? दे आर 7 टाइप्स ऑफ पर्सन, इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI, ठीक है, फर्म्स, आपकी फर्म के बाद कंपनी, ठीक है। तो उसमें से 7 हैं, ये सभी इधर में 3 तो दे ही दीजिए, तो ऑल ऑफ द अबव इसमें आ जाएगा। GST इज ए डैश बेस टैक्स।
मैंने आपको बताया था जीएसटी के मेन फीचर्स बताए थे, डेट मैंने उसमें बताया था मल्टी स्टेज होता है, ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव है, एंड द नेक्स्ट वन इज अ डेस्टिनेशनल बेस्ड, तो इट इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। 19 सेस मतलब हेल्थ एंड एजुकेशन सेस का रेट अभी क्या चल रहा है, दैट इज योर 4%। ये टाइम टू टाइम चेंज होते थे लेकिन अभी तक 4% ही है। आज का लास्ट क्वेश्चन, मतलब कि हमारी अकाउंटेंसी रिवीजन क्लासेस का लास्ट क्वेश्चन आपके लिए ये रहेगा, व्हाट इज द मैक्सिमम रिबेट यू कैन अवेल अंडर द सेक्शन 87A। 87A के तहत आप कितना मैक्सिमम रिबेट ले सकते हो। हमने उसमें पढ़ा था दैट इज 12,500 और द अमाउंट विच इज द टैक्स विच एवर इज लोअर। तो जितना लोअर होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका टैक्स रेट है 12,500 और आपकी जो टैक्स की अमाउंट बढ़ रही है 7,000, तो आपको रिबेट कितने की मिलेगी, 7,000 की मिलेगी, ना कि 12,500। अगर आपकी 12,500 और आपका टैक्स रेट बन रहा है 15,000, तो आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम 12,500 ही आप अवेल कर सकते हो एज ए रिबेट अंडर द सेक्शन 87A। तो इसका आंसर क्या रहेगा, 12,500 की आप मैक्सिमम रिबेट ले सकते हो। तो गाइस इधर ही हमारा आज का लेक्चर खत्म होता है। होप सो आपको अच्छा लगा होगा आज का लेक्चर। तो इधर ही हमारी अकाउंटेंसी की रिवीजन क्लासेस खत्म होती है। टोटल 29 लेक्चर मैंने कंप्लीट कर दिया। बड़ी सी बाधाएं भी आई, थोड़ा सा पॉज भी आया हमारी वीडियोस में, लेकिन अब कोई बाधाएं होप सो नहीं आए। तो आगे हम आपके जीके सेक्शन स्टार्ट कर देंगे। तो कल से आपको जीके के ऊपर लेक्चर्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो एक बार मैं फिर से बता रहा हूं, जो भी चैनल में नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारे एंड से जब भी कोई वीडियो अपलोड हो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं कल गाइस अपने नए लेक्चर के साथ।